तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं। तो सबसे पहले है ऑकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है? तो कार्बन कई रूपों में पाया जाता है, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर लकड़ी, कोयला, चारकोल, ग्रेफाइट। यहाँ माइनिंग हो रहा है तो पेट्रोलियम, ऑफशोर माइनिंग के द्वारा सीएनजी गैस यहाँ है, गोबर गैस है, डायमंड है। इसके अलावा अपर एटमॉस्फेयर में फुलरीन C60 ये भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से कार्बन की कई रूप हैं। जो कार्बन जो है एटमॉस्फेयर, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी चीज़ों में जिसमें जिसमें आप जलाइएगा कोई भी चीज़ को और उसमें से धुआं निकलता है और काला पदार्थ निकलेगा, ब्लैक सूत निकलेगा, तो उन सभी चीज़ों में कार्बन पाया जाता है। कार्बन जो है सभी प्रकार के फ्यूल्स में पाया जाता है, जैसे वुड, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, मार्श गैस। ये सभी प्रकार के जो है वो फ्यूल्स में ये पाया जाता है। सभी कार्बोनेट्स में ये पाया जाता है। CO3 के रूप में होता है। CO3 कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग पढ़े होंगे। हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सभी चीज़ों में, सभी कार्बोनेट्स में पाया जाता है। कार्बन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट एज सॉलिड डायमंड, एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। तो इस प्रकार से इनको इसका जो अपर रूप भी कहा जाता है। तो जिनका जो पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस में रखा जाता है, लेकिन इनका प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होता है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि बॉन्डिंग इन कार्बन। तो कार्बन किस प्रकार का बॉन्ड बनाता है? तो कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और आप लोगों को पता होगा कि जनरली जो बॉन्ड होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रोवेलेंट में जो मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, गेन करते हैं और वो नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन वाले जो एलिमेंट हैं वो जब मेटल और नॉन मेटल हैं जो आपस में नज़दीक में आते हैं तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और इस प्रकार से बॉन्डिंग कंप्लीट होता है और वो जो है वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। लेकिन कार्बन के केस में ऐसा नहीं होता है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों नहीं होता है। क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट 2 4 होता है, 2 4 होता है। इस प्रकार से इसका एक्सटर्नल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है। और इस प्रकार से ये अटेंड करता है स्टेबिलिटी, अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिले या 4 इलेक्ट्रॉन यू लूज़ करे। तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और ये 4 नेगेटिव आयन बनाएगा, या 4 इलेक्ट्रॉन यह छोड़ेगा तो ये 4 पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो इस प्रकार से ही ये क्या हो सकता है? स्टेबल कंडीशन में आ सकता है, ऑक्टेट 2 कंडीशन या 2 8 कंडीशन में आ सकता है। तो प्रत्येक एलिमेंट इसी चीज़ का ट्राई करते हैं। आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या होता है कि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले रहा है तो अपने पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। तो ऐसा ऐसा स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जब 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा तो ऐसा केस में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या 6 ही रहेगा, ये प्रोटॉन 6 ही रहेगा। तो प्रोटॉन 6 रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा अगर ये 4 कहीं से लेता है। तो इस स्थिति में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन जो है 6 प्रोटॉन के साथ में बैलेंस नहीं बना पाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं हो पाता है। अगर दूसरा केस में क्या होता है, अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या 6 6 है और 6 6 है। अब ऐसा स्थिति में अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं दे रहा है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ही बचेगा, लेकिन प्रोटॉन का संख्या 6 ही रहेगा। इस स्थिति में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक डिसबैलेंसमेंट होता है, ये संतुलन खत्म हो जाता है। इसी की वजह से क्या होता है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अब एक ही उपाय बचता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से क्या होता है, कार्बन जो है हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से वो क्या करे, अपना स्टेबिलिटी गेन करे।
इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि इसका जो वैलेंसी है वो 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है। 4 वैलेंसी को ही टेट्रा वैलेंसी कहा जाता है। तो इसी वजह से कार्बन क्या होता है, इसमें 4 वैलेंसी वाला कंपाउंड बनाता है, या ये हमेशा टेट्रा वैलेंसी कंपाउंड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता। Formation of covalent bond. Covalent bond is a chemical bond formed by sharing of electron between atoms. तो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के द्वारा क्या होता है, एटम्स जो है वो बनते हैं, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। The sharing of one pair of electron result in the formation of single covalent bond. Sharing of two pair of electron result formation of double covalent bond. Sharing of three pair of electron results the formation of triple covalent bond। इस प्रकार से अगर एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, जैसे यहाँ आप देखिएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इसको H2 कंडीशन में आने के लिए ये दोनों हाइड्रोजन आपस में ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। यानी इस केस में दोनों ही इलेक्ट्रॉन दोनों ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से दोनों का जो है ऑक्टेट पूरा होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनता है, तो H2 का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये सिंगल बॉन्ड है। इसी प्रकार से जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है तो डबल बॉन्ड बनता है। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए कार्बन क्या बनाता है, टेट्रा वैलेंसी बनाता है, टेट्रा वैलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में यहाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6 होता है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। इस प्रकार से जितना इलेक्ट्रॉन आप देखिएगा इसको ज़रूरत पड़ रहा है वही नंबर ऑफ बॉन्ड होता है। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यही होता है। जैसे कार्बन के केस में हम लोग क्या देखे थे, 2 4 देखे थे। तो इसको 4 और इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पड़ेगा, यानी इतना और बॉन्ड बनाएगा ताकि ये 8 पूरा हो जाए। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के केस में ये 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग 2 6 लिख रहे हैं, 2 6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं। यहाँ 6 है तो 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स इट नीड्स, तो 2 और इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए डबल बॉन्ड बनाएगा। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के केस में हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 5 है। तो देखिए 2 5 है तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ बॉन्ड आप डिसाइड कर सकते हैं, और उसी के अनुसार यहाँ डॉटेड स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन के केस में 6 इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसी वजह से 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रख दिया गया है और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा गया है। लेकिन चूंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को दोनों साइड से 2 इलेक्ट्रॉन को आमने सामने रखा गया है, और इसी वजह से ये क्या बनाया, डबल बॉन्ड बनाया और O2 लिखा गया। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के केस में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 5 होता है, तो 5 में 3 और जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर सामने किया गया है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आमने सामने आया है और ये ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। तो एक्चुअल में जो कन्फिग्रेशन होता है ये इस प्रकार से, हाइड्रोजन और ये दोनों एक दूसरे के ये में ऑर्बिट में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस प्रकार से अपने आप को अरेंज करते हैं कि दोनों के ऑर्बिट में इनका इस्तेमाल हो सके। तो एक्चुअल कन्फिग्रेशन इस प्रकार से है, लेकिन एग्जैक्टली इस प्रकार से ड्रॉ करना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार से फुलरीन के केस में भी है, ऑक्सीजन के केस में है। इसी प्रकार से फुलरीन और कार्बन टेट्राफ्लोराइड यहाँ पर बन रहा है। तो इस प्रकार से ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगर हम मीथेन का मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो मीथेन में CH4 होता है, और CH4 में कार्बन सेंटर में रहेगा, और इस प्रकार से यहाँ कार्बन और कार्बन के चारों तरफ ये 4 हाइड्रोजन एक एक जो है बॉन्ड को वो शेयर करेंगे। इस प्रकार से एक एक बॉन्ड को शेयर करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ 2 कार्बन है और दोनों कार्बन एक एक बॉन्ड प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो हमेशा इसमें ये ध्यान रखना है कि क्या कार्बन अपना 4 बॉन्ड पूरा कर रहा है। तो यहाँ अगर देखिए तो 1 2 3 ये और ये 4,
यहाँ पर भी प्रत्येक कार्बन के साथ में आप देखिएगा, इस कार्बन के साथ में भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इस कार्बन के साथ में भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 और ये बीच में कार्बन कार्बन 4। तो इस प्रकार से अगर ये फुलफिल कर पा रहा है, यानी आपका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट है, सही है। इस प्रकार से नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन बहुत लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स को एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है कार्बन का, जिसको क्या कहा जाता है? कैटेनेशन कहा जाता है। कार्बन फॉर्म वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन 3 मिलियन। तो जबकि हम लोग जानते हैं 118 जो है एलिमेंट्स हैं, जिसमें एकमात्र कार्बन को अलग कर दिया जाए तो 117 एलिमेंट्स होंगे। तो कार्बन प्लस 117 एलिमेंट, तो 117 एलिमेंट्स 117 एलिमेंट्स के जितने कंपाउंड हैं और कार्बन के कंपाउंड एक तरफ रखा जाए तो वो भी कार्बन के कंपाउंड ज़्यादा हैं। ठीक है, 117 जो है एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के तुलना में कार्बन का कंपाउंड ज़्यादा है। इसी वजह से क्या होता है, हम देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है कि कार्बन क्यों इतना ज़्यादा मात्रा में कंपाउंड बनाता है, कि इसका संख्या जो है लगभग 3 मिलियन के आसपास में है। It is more than the number of compound formed by all other element. This is because first, carbon atom can form bond with other carbon atom. तो कार्बन की ही अदर एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। पहला चीज़, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कार्बन और कार्बन खुद से ही क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। और ये बॉन्ड कैसे होंगे? टू फॉर्म लॉन्ग चैन, ब्रांच्ड चैन एंड क्लोज रिंग। ये लॉन्ग चैन इस प्रकार से होगा, या ब्रांच्ड चैन होगा इस प्रकार से, या क्लोज रिंग के रूप में होगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? कैटेनेशन कहा जाता है। तो कार्बन कार्बन के साथ में ही बॉन्ड बना सकता है। किस प्रकार का बॉन्ड? लॉन्ग चैन, ब्रांच चैन बना सकता है और क्लोज रिंग बना सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन कहा जाता है। तो कैटेनेशन में क्या होता है, कार्बन कार्बन कंपाउंड के साथ में बॉन्ड बना सकता है, और बॉन्ड का टाइप कैसा होगा? लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन होगा, ब्रांच चेन होगा, या क्लोज रिंग के रूप में होगा। ये प्रॉपर्टी को ही कैटेनेशन कहा जाता है। सिंस द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4, it can form bond with other carbon atoms with atoms of other element like hydrogen, oxygen, nitrogen and halogen. ये सर न सिर्फ कार्बन के साथ कंपाउंड बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है, बल्कि ये किसके किसके साथ? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, इन एलिमेंट्स के साथ में भी बॉन्ड बना सकता है। यही कारण है कि कार्बन के कंपाउंड 3 मिलियन के आसपास पाए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के टाइप, हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन है, हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो मेन पार्ट होता है वो एल्केन्स होता है। हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों पाए जाते हैं। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आराम से इसको याद कर सकते हैं। कार्बन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। और जनरली ये फ्यूल कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं, इनको ईंधन कैटेगरी में रखा जाता है हाइड्रोकार्बन्स को। ये 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें जो है हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से सभी कार्बन जो है कार्बन कार्बन कंपाउंड सिंगल बॉन्ड होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये 2 कार्बन, सिर्फ कार्बन को ध्यान में रखिएगा, कार्बन के साथ अन्य तत्वों को ध्यान में नहीं रखना, अदर एलिमेंट्स को ध्यान में नहीं रखना है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, तो इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो इन्हें जनरली यूनिफॉर्मली क्या कहा जाता है? एल्केन्स कहा जाता है। एल्केन्स, एल्क प्लस केन, एल्क ALK प्लस ANE, एल्केन। तो एल्केन से आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्या है, एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये सभी जो है कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन एटम्स, और इसके नाम के पीछे क्या लगता है? ANE लगता है। एल्क जो है वो सब में कॉमन रहेगा, एल्क, और ANE रहेगा, तो इसी से एल्केन हो जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो इनको क्या कहा जाता है? एल्कीन्स कहा जाता है।
एल्कीन्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन्स कहा जाता है। तो एल्केन था जिसमें सिंगल बॉन्ड था वो एल्केन था, ANE, और डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, ENE। और फिर एल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दो टाइप है, एल्कीन डबल बॉन्ड वाला और एल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला। इस प्रकार से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक माइनर डिफरेंस है, ये छोटा सा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये जो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में पाए जाते हैं दो कार्बन एटम्स के बीच में, जिनको एल्कीन और एल्काइन कहा जाता है। एल्कीन्स में क्या होता है, डबल कोवेलेंट होता है कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में, और इनके नाम के पीछे क्या लगता है, ENE लगता है, ईन लगता है। जैसे कार्बन का अगर दो हो तो कार्बन का काउंटिंग में क्या होता है, जब एक कार्बन होता है, अगर वन होगा तो मेथ कहा जाता है, टू होगा तो एथ कहा जाता है, थ्री होगा तो प्रोप कहा जाता है, फिर ब्यूट कहा जाता है, फिर पेंट कहा जाता है, पाँच होगा तो चार होगा तो ब्यूट, पाँच होगा तो पेंट, छः होगा तो हेक्स। इस प्रकार से इसका काउंटिंग आगे बढ़ता है। तो ये परफिक्स होता है जो नाम के आगे लगता है, और सफिक्स में या तो ANE लगेगा या ENE लगेगा या YNE लगेगा। तो इन नामों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, कम से कम 6 नाम याद रखिएगा। कार्बन का जो काउंटिंग होता है वो, और उसके अलावा जो बॉन्ड के आधार पर आपको पता चलेगा कि ये ENE ग्रुप से है, ANE ग्रुप से है, ANE, ENE या YNE ग्रुप का है, ये आपको पता चलेगा, जिससे आप अनुमान लगाइएगा कि डबल बॉन्ड डालना है कार्बन कार्बन एक एटम के बीच में, या ट्रिपल बॉन्ड डालना है, या सिंगल बॉन्ड डालना है। जैसे यहाँ दो कार्बन है तो मेथ के बाद एथ, और ENE यानी इथीन। यहाँ तीन कार्बन है तो मेथ, एथ, प्रोप, तो प्रोपीन। इसी प्रकार से एल्काइन ग्रुप में अगर आते हैं तो इसमें एल्काइन में एल्क, तो दो कार्बन है तो मेथ, एथ, एथ हुआ, और फिर चूंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला है इसलिए YNE, एथाइन हो गया। फिर इसी प्रकार से मेथ, एथ, प्रोप, तीन कार्बन है, यहाँ पर कार्बन का संख्या तीन है इसलिए मेथ, एथ, प्रोप, और फिर YNE लास्ट में, तो प्रोपाइन। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका नेमिंग होता है। और जस्ट अगर आप एक ट्रिपल बॉन्ड डालिएगा तो ये कार्बन का तीन, इसके साथ में और एक हाइड्रोजन के साथ इसका चार बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन का भी चार बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर भी आप देखिए तो इस कार्बन का भी चार बॉन्ड बन रहा है, इस कार्बन का भी चार बॉन्ड बन रहा है, और ये वाला कार्बन का भी चार बॉन्ड बन रहा है। बाकी में सिंगल सिंगल जो आता है। तो इस प्रकार से कार्बन का चार बॉन्ड को कंप्लीट काउंट कर लीजिएगा, जिससे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को सेट करने में दिक्कत नहीं आएगा। अगला प्रॉपर्टी है कार्बन का, जिसको आइसोमरिज्म कहा जाता है। आइसोमरिज्म में क्या होता है, कार्बन कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन जो है डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, जिसको आइसोमर कहा जाता है। इस प्रॉपर्टी को आइसोमरिज्म कहा जाता है। तो ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी कि जो आपका C5H12 है ये एक जैसा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसको नॉर्मल प्रोपेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये पेंटेन है, पेंटेन ग्रुप। तो पेंटेन ग्रुप को तीन प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को आइसोमरिज्म कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग होता है। इस प्रॉपर्टी को आइसोमरिज्म कहा जाता है। The carbon compound having same molecular formula but different structural formula are called isomer, and this property is called isomerism। जैसे यहाँ पर हमारे पास में है ब्यूटेन, ब्यूटेन के दो आइसोमर हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। इसी प्रकार से पेंटेन है C5H12, इसके तीन आइसोमर हैं, जिसमें नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब इसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए कार्बन कंपाउंड इज विच इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो जो अगर हमारा कार्बन का काउंटिंग होता है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट इस प्रकार से, और उसके साथ में अगर हैलोजन ग्रुप मिलता है तो इसको हैलोजन ग्रुप किनको कहा जाता है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। तो इस प्रकार से मेथाइल ग्रुप है ये CH4, CH3, CH4 में से एक अगर हाइड्रोजन हटा देते हैं तो उसको मेथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्लोरोमीथेन आ जाता है यहाँ पर, इसका नेमिंग में हाइड्रोजन ग्रुप का नाम को पहले बोला जाएगा, तो क्लोरोमीथेन।
इसी प्रकार से यहाँ कार्बन 2 है तो मेथ एथ है, यानी कि ब्रोमो एथेन हो जाएगा। इसी प्रकार से ब्रोमो एथेन है तो ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो हेक्सेन, इस प्रकार से नाम आगे बढ़ेगा। या क्लोरोमेथेन, क्लोरो एथेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरो, इस प्रकार से ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस प्रकार से नाम आगे जुड़ता है। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसका फंक्शनल ग्रुप से उसका नाम या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने के लिए आएगा, तो इसलिए ध्यान रखने लायक बात होता है। हैलोजन ग्रुप में हैलोजन वाला ग्रुप का नाम को पहले रखा जाता है। क्लोरो मेथेन, क्लोरो एथेन, क्लोरो ब्यूटेन, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो मेथेन, ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो हेक्सेन, ब्रोमो हेप्टेन, इस प्रकार से। तो हैलोजन ग्रुप में इस ग्रुप का नाम को पहले बोला जाता है जो हैलोजन ग्रुप का होता है। अब आते हैं एल्कोहल ग्रुप में। एल्कोहल जो है वो एंड होता है OH नाम के साथ और इसके पीछे ओल लगता है। तो एल्कोहल के नाम के पीछे ओल लगता है, जैसे यहाँ मीथेनॉल है, मेथेनॉल, CH3OH मीथेनॉल, तो इसमें लास्ट में ओल लगता है क्योंकि OH ग्रुप है। OH और शेष बाकी जो है इधर जो है वो एल्काइल ग्रुप ही रहेगा। एक कार्बन के साथ मेथ, दो कार्बन के साथ एथ, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हुआ मेथ और इधर हुआ ओल, तो मेथेनॉल हो गया ये। उसी प्रकार से यहाँ दो कार्बन है तो मेथ एथ, एथ और यहाँ ओल हो गया, एथेनॉल हो गया। इसी प्रकार से एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है, CHO होता है, इसका लास्ट में CHO लगेगा। और CHO का बॉन्डिंग किस प्रकार से होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड और एक बॉन्ड फ्री रहता है। तो इस प्रकार से कार्बन का यहाँ 4 बॉन्ड पूरा हो रहा है। तो कार्बन का 4 बॉन्ड को जरूर ध्यान में रखना है, ये कार्बन है इसका 4 बॉन्ड पूरा हो रहा है, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड और ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड इधर जो है सेपरेट है। तो इस प्रकार से ये खुला हुआ बॉन्ड है जिसमें जो है एल्काइल ग्रुप जो है वो जुड़ेगा, यानी कि जो मेथाइल जो है मेथाइल एथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, ये ग्रुप जो है इसके साथ में जुड़ेगा। तो एल्डिहाइड का नाम के पीछे अल लगता है, जैसे यहाँ एक कार्बन है तो मेथेन और फिर अल लगा तो मेथेनल हो गया। यहाँ एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ है तो दो कार्बन है तो मेथ एथ एथेनल। उसी प्रकार से ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, इस प्रकार से जैसे जैसे इधर कार्बन का संख्या बढ़ते जाएगा उसका नाम मेथ एथ प्रोब्यूट जो है वो उसके अनुसार कार्बन का काउंटिंग के अनुसार बनते जाएगा और लास्ट में अल सब में लगते जाएगा। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बहुत थोड़ा अंतर होता है। इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, इसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और इसका नाम के पीछे में ओइक लगता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ओइक लगता है। और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप है, इसको कैसे लिखा जाता है, C और एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इससे कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो रहा है। आप देखिएगा यहाँ 2 बॉन्ड, यहाँ 1 बॉन्ड, यहाँ 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड पूरा हो रहा है। ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड इधर एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ पूरा होगा। ऑक्सीजन को इस प्रकार से लिखा जाएगा, इधर हाइड्रोजन और इधर क्या होगा, कार्बन होगा। तो ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कोई भी कंपाउंड है उसको लिखने के लिए इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पर है HCOOH, यहाँ एक कार्बन है इसलिए मेथेनोइक एसिड, ओइक लास्ट में लगेगा, मेथेनोइक एसिड। एक कार्बन है इसलिए मेथ, दो कार्बन है यहाँ देखिए, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, तो दो कार्बन है इसलिए मेथ एथ, सो एथेनोइक एसिड। इसी प्रकार से इसका नेम है मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, इस प्रकार से इसका नाम आगे बढ़ता है। और स्ट्रक्चर में सारा में एल्काइल ग्रुप का सारा एक जैसा आता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का लास्ट में इस प्रकार से लगेगा COO। तो C और O के बीच कार्बन डबल बॉन्ड होगा और एक C और O के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा। दूसरा ग्रुप आता है कीटोन ग्रुप आता है, अगला नेक्स्ट ग्रुप। कीटोन ग्रुप को CO ग्रुप कहा जाता है और जाहिर सी बात है 4 बॉन्ड पूरा करना है, इसलिए इस प्रकार से कार्बन का दोनों सिरा खुला हुआ होता है अभी। तो इस प्रकार से कार्बन का 4 बॉन्ड यहाँ पूरा हो रहा है और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड पूरा हो रहा है, तो इसमें 1 जो है लास्ट में 1 लगता है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना कार्बन है, तो बीच में जो कीटोन ग्रुप आ रहा है और इधर जो है एल्काइल ग्रुप और इधर भी एल्काइल ग्रुप है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ भी एल्काइल ग्रुप है और यहाँ भी एल्काइल ग्रुप है। उसी प्रकार से यहाँ भी एल्काइल ग्रुप है, यहाँ भी एल्काइल ग्रुप है और बीच में CO आ रहा है। तो कीटोन ग्रुप का लिखने के लिए बीच में CO दिया जाता है या फिर ये दोनों को सरिया के लास्ट में CO भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ कार्बन का संख्या कितना है, तो कार्बन का संख्या इसमें 3 है, तो मेथ एथ प्रोप
फिर प्रोपे और फिर नॉन। क्या है कि यहाँ लास्ट में क्या होता है, 1 जुड़ा हुआ रहता है, तो प्रोपे नॉन हो गया। यहाँ पर कार्बन का संख्या कितना है, तो यहाँ कार्बन का संख्या 4 है, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 1, 4। तो प्रोप, उसके बाद ब्यूट आता है तो ब्यूटेनॉन हो जाएगा, तो कीटोन में क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। तो ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो इस प्रकार से हैलोजन ग्रुप में, हैलोजन ग्रुप का नाम को पहले बोला जाता है। एल्कोहल में OH होता है, ओल बोला जाता है, एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड में अल कहा जाता है, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता है, ओइक कहा जाता है इसमें। मेथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक और कीटोन में 1 बोला जाता है। तो प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, इस प्रकार से। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप इसी के साथ हम लोग देख सकते हैं। अब है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में एक जैसा सीरीज होता है जिसमें दो क्रमागत जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में CH2 का अंतर होता है। होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। तो स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होता है, और सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। यानी कि मॉलिक्यूलर मास के आधार पर क्या होगा, 14 का डिफरेंस होता है। कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, 2 गुना 1 यानी कि 14। तो 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है। तो ध्यान रखिएगा, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ कार्बन एटम होता है, कार्बन कंपाउंड होता है, ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर होता है, और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। सक्सेसिव मेंबर्स के बीच CH2 का अंतर रहता है। ठीक है, तो इनको होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। जैसे यहाँ एल्केन्स, तो हम लोग देखे थे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। सैचुरेटेड के लिए एल्केन आता है और अनसैचुरेटेड के लिए एल्कीन और एल्काइन आता है। तो एल्केन में क्या होगा, CnH2n होता है यहाँ पर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो, इसके स्थान में अगर 1 रख रहे हैं तो इसका कार्बन का 1 हो जाएगा, कार्बन 1, और फिर हाइड्रोजन 2 × 1 यानी कि 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगा, तो CH4 इसीलिए लिखा जाता है। अगर यहाँ 2 रखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 रखिएगा, यहाँ 3 रखिएगा तो यहाँ तो कार्बन 3 हो जाएगा, कार्बन 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 × 3, 3 × 6, 2, 8 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सीरीज अपना आगे बढ़ेगा। तो इसी से एक कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, और फिर प्रोप, ब्यूट और पेंट, इस प्रकार से। और लास्ट में जो एल्केन ग्रुप है तो इसमें ANE लगता है, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हुआ आपका एल्केन ग्रुप, और इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिमिलर है, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। CH4 को C और कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड चारों तरफ बना रहा है। अगर इथेन को लिख रहे हैं तो C2H6 है, 2 कार्बन और उसके चारों तरफ पंख फैला दीजिए, चारों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ, और काउंट कर लीजिए कि क्या कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो रहा है या नहीं। जैसे ये इसमें 4 बॉन्ड पूरा हो रहा है, इसमें भी 4 बॉन्ड पूरा हो रहा है, तो प्रत्येक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए। प्रोपेन में क्या है, C3H8 है, तो C3 कार्बन का 3 है और हाइड्रोजन का बाकी उसके चारों तरफ है। नेक्स्ट आ रहा है आपका एल्कीन ग्रुप। एल्कीन ग्रुप में क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n होता है। देखिए, एल्केन के बाद एल्कीन में 2 हाइड्रोजन कम हो रहा है, एल्कीन के बाद एल्काइन में फिर 2 हाइड्रोजन कम हो रहा है। तो इस प्रकार से सक्सेसिव जो है वो नंबर्स में हाइड्रोजन की संख्या में कमी आ रही है। और जब हाइड्रोजन का संख्या जैसे 2 कम हो रहा है तो उसको भरपाई करने के लिए डबल बॉन्ड दिया गया है इसमें। तो इसीलिए क्या होगा, इसमें एक कार्बन का पेयर में डबल बॉन्ड होगा, ये कंपलसरी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है आपका इसी में फॉर्मूला में अगर पुट कीजिएगा तो कार्बन का 1 रख रहे हैं तो हाइड्रोजन का ये 2 × 1 होगा, यानी CH2, जो कि बॉन्ड कंप्लीट नहीं होता है इसलिए पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसका C2 और H यहाँ 2 × 2 हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा, यानी CH4। तो CH4 यानी कि एथ, 2 कार्बन यानी एथ, और लास्ट में चूंकि एल्कीन ग्रुप का है, ENE ग्रुप का है, इसलिए एथीन। 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोपीन, प्रोप, 3 कार्बन प्रोप और फिर ENE लगेगा। फिर 4 कार्बन है तो ब्यूट और फिर ENE लगेगा। 5 कार्बन है तो पेंट और फिर ENE लगेगा। और एक पेयर में क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। बाकी 4 बॉन्ड पूरा कर लीजिए हाइड्रोजन के साथ में, 4 बॉन्ड उसको काउंट कर लेना है लास्ट में कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ताकि लिखने में कोई मिस्टेक नहीं है। 4 इसका भी पूरा हो रहा है, 4 इसका भी पूरा है कार्बन का, आगे आगे बढ़ सकते हैं।
प्रोपेन में भी इसी प्रकार से एक कार्बन पेयर में डबल बॉन्ड और बाकी में सब में सिंगल बॉन्ड है, आप देख सकते हैं। और जब हाइड्रोजन को पुट करें तो नंबर ऑफ बॉन्ड को कार्बन के साथ 4 4 कंप्लीट काउंट कर लेना है। इसी प्रकार से ब्यूटीन का है ये। तो हम लोग एल्केन में देखें CnH2n+2 होता है, एल्केन में +2 हो रहा है। एल्कीन में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है उसमें, CnH2n है। और एल्काइन में फिर से 2 हाइड्रोजन घटा रहे हैं, यानी एक हाइड्रोजन बॉन्ड और बढ़ेगा। यानी यहाँ पर देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ टाइप करने में गड़बड़ी है, इसी वजह से इस प्रकार थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है। तो एथ, अगर 2 कार्बन है तो एथ, और फिर YNE तो एथाइन। 3 कार्बन है तो प्रोप, फिर YNE प्रोपाइन। 4 कार्बन है तो आपका ब्यूट, फिर YNE ब्यूटाइन। तो एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आता है। इसके बाद कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होता है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। इसमें एक है कंबशन। कार्बन जो है एक कॉमन चीज़ होता है, कार्बन दहन होता है, जिसको अगर जलाइएगा तो एनर्जी निकलेगा। तो इस प्रकार से कार्बन कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। इट गिव्स हीट एंड लाइट, दैट्स वाई इट्स प्राइमरी सोर्स फॉर एनर्जी। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में जलाइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट बना। मीथेन जो आपका गैस चूल्हा है, वो गैस जलता है जो, तो मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, हीट और लाइट दे रहा है। यहाँ भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। इसी प्रकार से एल्कोहल है, एल्कोहल इसमें भी कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। तो इस प्रकार से हीट और लाइट ये कॉमन है, और कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन है। वाटर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इस प्रकार से कंबशन, यानी कि जब कार्बन को बर्न किया जाता है, कार्बन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो हीट, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे सकता है। ये चीज़ कंबशन है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में होता है, चैप्टर फर्स्ट में देखे थे कि ऑक्सीजन का जुड़ना कोई ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इसमें कार्बन कंपाउंड जैसे एल्कोहल और ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन कंपाउंड जैसे एल्कोहल वगैरह होते हैं, वो ऑक्सीडाइज होते हैं, तो क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे यहाँ पर इथेनॉल है, एक ऑक्सीजन कम है, यहाँ एक ऑक्सीजन बढ़ गया। यहाँ पर आप देखिए COOH, एक ऑक्सीजन यहाँ पर बढ़ गया। तो किसकी उपस्थिति में, तो एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, या दोनों में से कोई एक चीज़ लिया जाता है। तो जब क्या किया जाएगा, इथेनॉल को, इथाइल अल्कोहल को एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ गर्म किया जाएगा तो एथेनोइक एसिड बनेगा, या एथेनॉल को पोटेशियम डाइक्रोमेट इसके साथ गर्म किया जाएगा तो एथेनोइक एसिड बनेगा। और इस केस में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ की तुलना में एक ऑक्सीजन बढ़ गया, और ऑक्सीजन का बढ़ना, एक मॉलिक्यूल का बढ़ना, उसी को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ये हो गया आपका दूसरा रिएक्शन। पहला कंबशन देखे, दूसरा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या देखे कि पोटेशियम परमैंगनेट और फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में गर्म करने पर एक ऑक्सीजन बढ़ा। इसके बाद आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन में क्या हो रहा है, जैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ा था, एडिशन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा इसमें। तो इसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल होता है। अगर आप यहाँ देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो unsaturated hydrocarbons undergo addition reaction with hydrogen in the presence of nickel or palladium as catalyst to form saturated hydrocarbon। इथीन, इथीन जो है में अगर आप एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में, तो ये MCQ में कई बार पूछा हुआ है, निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में। निकेल या पैलेडियम कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो जो है वो क्या होगा, यहाँ पर अगर देखिएगा तो हाइड्रोजन का संख्या बढ़ गया, तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ रहा है। ये हाइड्रोजन इथीन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, किसकी उपस्थिति में, निकेल एवं पैलेडियम कैटलिस्ट की उपस्थिति में। तो ये क्या बन रहा है, एथेन बन जा रहा है। तो इस प्रकार से 2 हाइड्रोजन यहाँ बढ़ा। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, निकेल और पैलेडियम कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। और कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन का रेट को बढ़ा देता या घटा देता है, रिएक्शन का रेट को चेंज कर देता है। तो या तो रिएक्शन को स्पीड कर देगा या इस रिएक्शन को स्लो कर देगा, इसलिए निकेल या पैलेडियम कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है। और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए एडिशन रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है इसको, जो कि एडिशन रिएक्शन। और इसी प्रक्रिया का प्रयोग करके जो ऑयल होता है, ऑयल को घी, डालडा वगैरह में चेंज किया जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज किया जाता है।
तो पहला कंबशन देखे हम लोग, दूसरा हम लोग देखे ऑक्सीडेशन, तीसरा एडिशन, चौथा देखते हैं हम लोग सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विथ हैलोजन टू फॉर्म सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट। तो मीथेन, तब यहाँ पर क्या होता है, उसको हटाया जाता है। जैसे यहाँ मीथेन और क्लोरीन के बीच रिएक्शन हुआ तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, तो ये क्लोरो मीथेन बना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। तो इसी के साथ में और अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराइएगा तो इस प्रकार से क्लोरीन 2 हो रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ इसी प्रकार से जो है वो क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता जाएगा और क्लोरीन के स्थान से बाहर हाइड्रोजन निकलते जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन इसको यहाँ बाहर निकाला जा रहा है इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ हैलोजेंस टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। इस प्रकार से इसका 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर है सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड में है पहला आपका इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। आपको पता ही है इथाइल अल्कोहल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, पानी के जैसा कलरलेस। दारू को आप देखे होंगे, महुआ दारू। हाँ, प्लेजेंट स्मेल होता है और बर्निंग टेस्ट आता है। अगर पी के देखिएगा तो गला की जगह जलने लगता है। इसका आराम से पानी मिलाया जाता है, तो इस प्रकार से पानी मिला के लोग दारू पीते हैं। और फिर ये इथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। बहुत फेमस रिएक्शन है, याद कर लीजिएगा। तो सोडियम इथाइल अल्कोहल और सोडियम के बीच रिएक्शन से यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन ही डिस्प्लेस हो रहा है और इसके स्थान में सोडियम आके जुड़ जा रहा है। यहाँ आप सोडियम देख सकते हैं और हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से सोडियम जुड़ा और हाइड्रोजन बाहर निकला, तो इससे सोडियम एथॉक्साइड कहा जाता है। इथेनॉल रिएक्ट्स विथ हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म इथीन एंड वाटर। इस प्रकार से क्या बनता है, जब इथाइल अल्कोहल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इथीन बनता है और वाटर बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन का जो बुक में दिया हुआ है। इसका उपयोग क्या है, तो अल्कोहलिक ड्रिंक के लिए यूज़ होता है, सबको पता है। सॉल्वेंट के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए बहुत सारा मेडिसिन को इसमें घोल के दिया जाता है। टिंचर आयोडीन बनाया जाता है, कफ सिरप वगैरह, टॉनिक वगैरह जितना भी होता है वो सारा का सारा अल्कोहल में ही डिज़ोल्व करके बनाया जाता है, इसलिए एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट के तौर में इसको देखा जाता है। इसके बाद आता है इथेनोइक एसिड। दूसरा अल्कोहल के बाद इथेनोइक एसिड है, CH3COOH। एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, इसको ग्लेशियल एसिड भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ठंडा होता है। इथेनोइक एसिड ये भी कलरलेस होता है क्योंकि इथाइल अल्कोहल से ही बनता है, कलरलेस। इसका स्मेल पंजेंट होता है और स्मेल के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। सॉर टेस्ट होता है इसका, खट्टा टेस्ट होता है। एसिड जब भी है तो खट्टा ही होगा। सोल्यूबल इन वाटर होता है और 5 से 8% एथेनोइक एसिड से ही विनेगर बनता है, जो घर आसपास में, घर में, किचन में आपका इस्तेमाल होता है विनेगर। उसके बाद इसमें जो रिएक्शन होता है, पहला रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। एथेनोइक एसिड जो है रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ और एस्टर बन जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एथेनोइक एसिड क्या करता है, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है। इथेनोइक एसिड एथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो एस्टर बनाता है, और एस्टर का क्या नाम है, इथाइल एथेनोएट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इथाइल एथेनोएट, और ये होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में होता है। तो किसकी उपस्थिति, कैटलिस्ट कौन है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इस प्रकार से है एसिटिक एसिड आपका एथेनोइक एसिड जब इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तो क्या बना रहा है, इथाइल एथेनोएट बना रहा है। इथाइल एथेनोएट बना रहा है। यहाँ पर हम लोग इसको लैब में बनाए भी थे। द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर, दिस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। तो जब एस्टर बनने की क्रिया को एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड और इथाइल अल्कोहल, तो दोनों के सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में इसमें एस्टर बनता है। कौन सा एस्टर, इथाइल एथेनोएट, याद रखें इथाइल एथेनोएट इसका फॉर्मूला। तो इस प्रकार से आपका जो है ये इथाइल हुआ, एथेनोएट में आपका इथाइल एथेनोएट एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। उसके बाद आता है स्पोनिफिकेशन, साबुन बनाने की का प्रोसेस। हम लोग लैब में इसको भी बनाए थे। व्हेन एन एस्टर रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो जब कोई एस्टर को, जैसे यहाँ इथाइल एथेनोएट है, तो इथाइल एथेनोएट को कोई एस्टर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की उपस्थिति में तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और इस प्रकार से पेरेंट अल्कोहल बनता है, और इस रिएक्शन को स्पोनिफिकेशन कहा जाता है।
इथाइल एथेनॉइड जब रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो सोडियम एसीटेट बनाता है और एथेनॉल बनाता है। तो इस प्रकार से इथाइल एथेनॉइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया, सोडियम एसीटेट बनाया और फिर इथाइल अल्कोहल बनाया, पेरेंट सोडियम इथाइल अल्कोहल बनाया। एथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो इस प्रकार से एथेनॉइक एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो अपना इथाइल एथेनॉइड बेस बनाता है और वाटर बनाता है। इसी प्रकार से एथेनॉइक एसिड सोडियम कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम एसीटेट बनाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये तीनों रिएक्शन को आप ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा इसको, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा यहाँ पर जो भी रिएक्शन है, क्योंकि कई बार इसको रिपीट कर करके पूछा हुआ है अलग अलग टाइप से। इसके बाद आता है सोप। सोप जो होता है लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का लंबा चैन होता है जिसको क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। जैसे सोडियम स्टीरेट, तो सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला C16, सोचिए कार्बन को 17 बार लिखिएगा और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन 35 हाइड्रोजन को डालिएगा, तब जाके सोडियम स्टीरेट बनेगा। तो ये सोप होता है। तो सोप क्या होता है, लंबा चैन है यहाँ कार्बन और पोटेशियम सोडियम सॉल्ट वगैरह का। तो लॉन्ग चैन ऑफ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। इसका दो एंड होता है, हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड। तो साबुन का जो मॉलिक्यूल का दो पार्ट होता है, लंबा हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, ये वाला जो है लंबा हाइड्रोकार्बन पार्ट है। जो हाइड्रोफोबिक पानी से नफरत करता है, पानी से दूर जाने का कोशिश करता है, हाइड्रोफोबिक। वाटर रिफिलिंग एंड सोल्यूबल इन ऑयल, लेकिन ये तेल में घुलनशील होता है, तेल में घुल जाएगा आराम से, सोल्यूबल इन सॉयल। लेकिन क्या होता है, ये दूसरा जो पार्ट होता है, आयनिक पार्ट होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर अट्रैक्टिंग होता है। शॉर्ट आयनिक पार्ट, ये आयनिक पार्ट शॉर्ट है, जो उसमें सोडियम पोटेशियम का साल्ट होता है। ये हाइड्रोफिलिक होता है, पानी को पसंद करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो और ये क्या होता है, इनसोल्यूबल इन ग्रीस एंड ऑयल होता है। तो पहला वाला हिस्सा जो कार्बन वाला हिस्सा है वो तेल में घुलेगा, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का जो आयनिक हिस्सा है वो तेल में नहीं घुलेगा। तो ये होता है। तो उसके बाद अब है कि कैसे साफ़ करेगा। तो जब हम लोग उसको जब कपड़ा को रगड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो कार्बन वाला हिस्सा है, कार्बन वाला हिस्सा क्या करेगा, तेल को घोल लेगा अपने में। और ये क्या करेगा, चूंकि ये फोबिक है इसलिए पानी से दूर भागेगा, और ये हाइड्रोफिलिक है इसलिए पानी से अटैच करके रखेगा। जैसे ही पानी डाला जाएगा, जो फोबिक एंड है ये तुरंत ऊपर की तरफ भागेगा और मैल कपड़ा से अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये जो है वो कपड़ा को साफ करता है, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो मिसेल्स झाग को ही कहा जाता है। व्हेन सोप इज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल्स। In each micelles, the soap molecules are arranged radially, such as that hydrocarbon part is towards the center and ionic part is towards outside. Ionic part बाहर की तरफ होता है, और इसमें ये भी MCQ में पूछा हुआ है, जो है बाहर की तरफ कौन होता है। तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ये केंद्र में होता है, सेंटर में होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। हाइड्रोकार्बन पार्ट इज टुवर्ड्स द सेंटर। सिर्फ एक पार्ट को याद रखिए। और आयनिक पार्ट जो होगा, जो हाइड्रोफिलिक है, वो आउटसाइड द सेंटर। और इस प्रकार से ये डिजोल्व करेगा डार्ट को। जो कार्बन पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, वो डार्ट और ऑयल को डिजोल्व करेगा, ग्रीस को डिजोल्व करेगा। और जो आयनिक पार्ट है बाहर की तरफ होता है। जैसे ही पानी मारा जाएगा तो फोबिक एंड जो है वो बाहर निकल जाएगा, कार्बन वाला पार्ट जो है बाहर निकल जाएगा। और इस प्रकार से कचरा जो है बाहर निकल जाएगा और साफ हो जाएगा। इसी प्रकार से डिटर्जेंट होता है। डिटर्जेंट लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम साल्ट होता है, जिसको सल्फोनिक एसिड भी कहा जाता है। डिटर्जेंट क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम साल्ट, जिसको सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। उधर सोडियम स्टीरेट का हम लोग देखे थे, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल नहीं दिया क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है। सोप्स नॉट वॉश वेल, सोप डू नॉट वॉश वेल विथ हार्ड वाटर। जो कठोर पानी होता है जिसमें आयंस मौजूद होते हैं, वो उसमें वो ठीक से सफाई नहीं करता है और ये इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बना लेता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो डिटर्जेंट क्या होगा, डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर में भी, कठोर पानी में भी, जहाँ ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होते हैं, सोडियम आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, इस प्रकार ढेर सारे आयन होते हैं, वहाँ भी ये बढ़िया झाग देता है और मिसेल्स बनाता है। इस प्रकार से वो क्लीन बढ़िया करता है। लेकिन ये लंबा समय तक नेचर में रहता है और नेचर को पोल्यूट करता है। तो डिटर्जेंट क्या होता है, ये सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड होता है। क्या करता है, क्लीन वेल बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। ये जो कठोर पानी और जो नॉर्मल पानी है, दोनों में ही बढ़िया साफ़ करता है ये।
इसका सफाई साबुन से ज़्यादा अच्छा होता है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसका ठीक रिवर्स लिखिएगा तो आपका सोप का आ जाएगा। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पोल्यूशन नहीं करते हैं। ये जो है हार्ड वाटर में क्लीन नहीं कर पाते हैं डिटर्जेंट इतना, ठीक है। ये सॉफ्ट वाटर में अच्छा काम करते हैं, हार्ड वाटर में नहीं करते हैं। और ये क्या होते हैं, सोडियम साल्ट और फैटी एसिड होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। इस टॉपिक को ठीक से रिवाइज कर लीजिए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।